Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover block 5 which is related to market structures. Okay, so let's begin the class. सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? तो अगर हम डिफिनीशन की तरफ जाएं तो व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, तो इस तरह से कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट, मतलब किसी मार्केट में कितने बायर्स हैं और सेलर्स हैं, इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? कि किसी मार्केट में कितने बायर्स और सेलर्स हैं, प्रोडक्ट किस टाइप का है, फर्म के पास प्राइस कंट्रोल कितना है और न्यू फर्म मार्केट में आसानी से आ या बाहर जा सकती हैं कि नहीं, ठीक है? इन सारे अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? तो सिंपली इस तरह से अगर हमको बाय डेफिनेशन इसका याद करना हो मार्केट स्ट्रक्चर को, तो एक माइंड मैप के थ्रू अगर हम इसको माइंड में रखें कि मार्केट स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, ठीक? तो आपको जब भी मार्केट स्ट्रक्चर वर्ड दिखे, इससे डायरेक्ट आपको ये याद आना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर मतलब रिलेटेड है हाउ इज द मार्केट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज द मार्केट ऑर्गेनाइज्ड। जब आपको ये कीवर्ड समझ आ जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि हाउ इज द मार्केट ऑर्गेनाइज्ड, वैसे ही आप निकाल लोगे इसके डेफिनेशन में क्या-क्या इंक्लूड हो सकता है, कैसे ऑर्गेनाइज़ होगा मार्केट। तो अब मार्केट जो है डिफरेंट तरह से ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। पहला, एक तो हम नंबर ऑफ फर्म्स कितने हैं मार्केट में, इस तरह का ऑर्गेनाइज़ेशन हो सकता है मार्केट के स्ट्रक्चर में। दूसरा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है? टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। तीसरा, प्राइस कंट्रोल, ठीक है? प्राइस कंट्रोल कैसा है मार्केट में। एंड एंट्री एंड एग्जिट। चौथा क्या है, एंट्री और एग्जिट। तो आप यहीं से समझो, जैसे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बताया कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर देखो उसको रिलेट करो कि ये मार्केट स्ट्रक्चर एक तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे मार्केट जो है ऑर्गेनाइज्ड है, हाउ इज द मार्केट ऑर्गेनाइज्ड। जैसे ही आप ये एक सवाल करते हो कि कैसे मार्केट ऑर्गेनाइज है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके और डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकल आता है कि मार्केट जो है नंबर ऑफ फर्म्स के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्राइस कंट्रोल के बेसिस पे और एंट्री एंड एग्जिट के बेसिस पे जो है मार्केट हमारा ऑर्गेनाइज होता है। तो इसी बेसिस से हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट का पता चलता है कि ये जो, जैसे देखो, इसी अरेंजमेंट से आपको क्या पता चल जाएगा कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो है मेनी होंगे, ठीक है, या फ्यू होंगे, तो मेनी होंगे तो वहां जो है परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट हो जाता है, ठीक है, या मोनोपोलिस्टिक का मार्केट हो जाता है। वहीं अगर फ्यू होगा तो ओलिगोपोली का मार्केट हो जाएगा। आपको पता चला ना मार्केट के इस स्ट्रक्चर से कि ये मार्केट कौन से मार्केट से बिलोंग करता है, या हम इस मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, ये जो मार्केट है यहाँ पे हमको पूरा इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसी डेफिनेशन को इसीलिए मैंने बताया कि इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट पता कर पाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से ही, ठीक है? चलो मूव फॉरवर्ड करते हैं, इसको और कंफ्यूजिंग ना बना के परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है? तो देखो, उससे पहले इस तरह से समझो कि सपोज आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हैं। अगर बहुत सारी कंपनी सेम प्रोडक्ट बेच रही होती है तो कंपटीशन क्या होता है, ज्यादा होगा। अगर सिर्फ एक कंपनी बेच रही होगी तो उसके पास प्राइस कंट्रोल होगा, ठीक है? इसी अरेंजमेंट को हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? जहाँ पे प्राइस कंट्रोल हो, तो प्राइस कंट्रोल किसमें होता है, प्राइस कंट्रोल जो है आपका मोनोपोली पे होता है। मोनोपोली अगर कोई है जिसका एक रज, मतलब एक शासन उसी का है सिर्फ, तो उसके पास प्राइस कंट्रोल होगा। वहीं लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन होगा उसमें कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह का जब भी आप सेटअप देखते हो, इस तरह का जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, उसे आप कहते हो मार्केट स्ट्रक्चर, और उस मार्केट स्ट्रक्चर से आप पता लगा पाते हो कि ये किस तरह का मार्केट है। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट आप पता लगा पाते हो। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या हम देखने जा रहे हैं, मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा टाइप है ये। तो देखो, पहला, तीन टाइप से हम ब्रॉडली मतलब तीन टाइप पे देखते हैं, बट अगर नैरो डाउन करें तो उसमें मोनोपोली भी इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पे चार टाइप को ही मैं चारों टाइप को मेंशन कर रही हूँ, ठीक है? पहला परफेक्ट, ठीक है? दूसरा क्या है, मोनोपोली, मोनोपोली। तीसरा क्या है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक। एंड चौथा क्या होगा हमारा, ओलिगोपोली, ठीक है? तो हमारे मार्केट के अरेंजमेंट के बेसिस पे, इस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम टाइप पता कर लेते हैं। टाइप जो है कैसे अरेंजमेंट जो है हर एक टाइप में डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है? हर एक टाइप में मार्केट स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो इस अरेंजमेंट के थ्रू, डिफरेंट अरेंजमेंट के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा मोनोपोली है, कौन सा मोनोपोलिस्टिक है और कौन सा ओलिगोपोली है, ठीक है? तो अगर एक बेसिकली तो इस वीडियो में जो है हम कवर करेंगे सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को, ठीक है? लेकिन हम एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं इन तीनों मार्केट में डिफरेंस क्या है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें जो है मिनी बायर्स एंड सेलर होते हैं, ठीक है? कई सारे बायर्स होते हैं और कई सारे सेलर्स भी होते हैं, ठीक है? कई सारे बायर्स, कई सारे सेलर्स होते हैं। इसमें जो है सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है।
सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है। इसी वजह से क्या होता है, बायर और सेलर दोनों को ही क्या होता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी होता है, परफेक्ट इन्फो कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होता है सेलर के हाथ में, ठीक। कोई प्राइस कंट्रोल ना सेलर के हाथ में है ना कंज्यूमर के हाथ में, ठीक है। तो ये रहा हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट आप देखोगे किसी भी मार्केट में तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट जो है रियलिस्टिक लाइफ में, रियल लाइफ में जो है ये एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक। दूसरा देखते हैं मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली में अगर हम फीचर समझे तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स तो होते हैं, मेनी फॉर्म्स इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। और इसमें प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। मोनोपोली में जो है, सॉरी मोनोपोली कह रही हूँ, मोनोपोली में मेनी फॉर्म्स नहीं होते हैं, सॉरी। मोनोपोली में क्या होता है, वन सेलर होता है। मैं मोनोपोलिस्टिक बताने लगी थी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखो मोनोपोली में क्या है, मोनोपोली में वन सेलर होता है, ठीक है। एक ही सेलर का जो है वो एक राज्य राज्य होता है, एक तरह से कह सकते हो। दूसरा, इसमें कंप्लीट प्राइस कंट्रोल होगा। जब एक ही सेलर बेचेगा तो वो जो है कंप्लीट प्राइस कंट्रोल करेगा। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कंप्लीट प्राइस कंट्रोल होता है मोनोपोली का, ठीक है। वहीं मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक में जो है क्या क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक में मिनी फॉर्म होते हैं, तो प्राइस कंट्रोल कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे। प्राइस कंट्रोल यहाँ पे भी लिमिटेड हो, यहाँ होता है पर लिमिटेड होता है, ठीक है। कंप्लीट प्राइस कंट्रोल मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता है। और यहाँ प्रोडक्ट जो है वो क्या बेचे जाते हैं, डिफरेंशिएटेड बेचे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें ओलिगोपोली में, तो ओलिगोपोली में फ्यू फ्यू फर्म होते हैं, ठीक है। फ्यू फर्म होते हैं। तो अगर आपको बता दो, एक ही डिफरेंशिएशन से आप पता नहीं लगा लोगे कि कौन सा मार्केट अरेंजमेंट किस टाइप में जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर के। अगर मार्केट अरेंजमेंट मिनी फॉर्म है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो वो मोनोपोलिस्टिक के अरेंजमेंट में जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मार्केट में अगर फ्यू फर्म्स का अरेंजमेंट है तो वो ओलिगोपोली में जाएगा। वहीं मार्केट में एक सेलर है और कंप्लीट प्राइस कंट्रोल है तो वो मोनोपोली के अरेंजमेंट में जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर किया कि मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि कैसे मार्केट ऑर्गेनाइज हो रही है। और ऑर्गेनाइज होने के लिए कई सारे हाउ मार्केट आर ऑर्गेनाइज, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार्केट ऑर्गेनाइज होती है, अपना अरेंजमेंट बनाती है। उन अरेंजमेंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये मार्केट का कौन सा टाइप है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप फर्स्ट हमारा, परफेक्ट कंपटीशन इन डिटेल, ठीक है। तो देखो इसमें परफेक्ट कंपटीशन को समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इसमें देखो तीन कीवर्ड्स हैं। एक तो परफेक्ट कंपटीशन को आप क्लियरली समझोगे, दूसरा परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में कैसा बिहेव करता है, तीसरा परफेक्ट कंपटीशन कैसा लॉन्ग रन में बिहेव करता है, ठीक है। तो हमको तीन कीवर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और पहले मैं इनके थ्योरेटिकल, इनको दो पार्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। हम पहले अपना थ्योरी बेस क्लियर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड, एंड देन इसके हम ग्राफिकल बेस क्लियर क्लियर करेंगे, ठीक है। देन हम इसका ग्राफिकल बेस क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपना पहला कीवर्ड क्रैक करते हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। सब फर्म्स जो होती हैं, जितनी भी फर्म्स होती हैं, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचती हैं और किसी भी एक फर्म के पास मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने की पावर नहीं होती है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर, पहला फीचर। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, आने जाने की छूट होती है फर्म्स को, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, तीसरा फीचर। एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है बायर्स एंड सेलर के पास, चौथा फीचर, ठीक है। और हर फर्म जो है वो क्या है, प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। ये पांचवा और इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है मार्केट प्राइस पे, हमने बताया कि इनका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पे। ये पांच मेन फीचर है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के, याद रखने हैं। मिनी बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड ईच फर्म इज प्राइस टेकर, मतलब नो प्राइस कंट्रोल। अच्छा, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन को क्या पांच फीचर देख लिए, ठीक है। कैसे, अगर इसको माइंड मैप के थ्रू एक बार याद करने की कोशिश करें। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का हमने फीचर क्या देखा, पहला मेनी बायर्स एंड सेलर्स, मेनी बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या हो कहो, या इसे सेम प्रोडक्ट कहो, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट देखो मल्टीपल टाइम अगर मैं इस चीज को बता रही हूँ तो आप 2x पे भी करके देख सकते हो। बट यहीं से आप याद कर लो ना, क्या जरूरत है 3 बार 4 बार अपने से खुद से मेहनत करने का, यहीं से सुन के याद कर लो। बट अगर फिर भी है तो स्किप कर देना, ठीक है। और हमने क्या देखा था, कि फर्म जो है वो क्या है, फर्म में परफेक्ट, सॉरी इस परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब यहीं से देखो चौथा फीचर जो है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इस अगर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है इसीलिए फर्म जो है यहाँ पे प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है। मतलब इसीलिए फर्म के पास कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब एक-एक को एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। मेनी बायर्स एंड सेलर मतलब मार्केट में इतने बायर्स और सेलर्स होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इतने बायर्स एंड सेलर्स हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। वहीं होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात करें कि सब फर्म्स जो है एग्जैक्टली सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है? एग्जांपल व्हीट और राइस जो है सेम क्वालिटी का जो है बिकता है, उसे कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। वहीं फ्री एंट्री एग्जिट की बात करें तो प्रॉफिट दिखे तो न्यू फर्म देखो प्रॉफिट दिखे तो न्यू फर्म्स मार्केट में आ सकती हैं, ठीक है? और लॉस हो तो फर्म्स क्या हो सकती है, इजीली मार्केट को छोड़ सकती हैं। इस वजह से फ्री एंट्री एंड एग्जिट का सिस्टम होता है परफेक्ट कंपटीशन में कि प्रॉफिट है तो फर्म्स आ गई, लॉस हो रही है तो फर्म्स निकल गई, इतना लिबर्टी होता है। इसीलिए कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सब बायर्स और सेलर्स को मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइस टेकर मैंने बता दिया कि फर्म खुद प्राइस डिसाइड नहीं करती है, मार्केट जो प्राइस डिसाइड करेगी उसी प्राइस पर फर्म को बेचना पड़ेगा, ठीक है? अब दूसरा कीवर्ड हम अपना क्रैक करते हैं दैट इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमारा परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है? तो अब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। तो शॉर्ट रन में फर्म्स मार्केट से एंटर या एग्जिट नहीं करती हैं, ठीक है? नहीं मतलब नहीं करती, नहीं नहीं कर सकती हैं। एक तरह से समझो कि फाउंडेशन है कि शॉर्ट रन में फर्म्स जो है मार्केट से एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकती हैं, सिर्फ अपना प्रोडक्शन डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है? तो देखो, इस तरह से याद रखना मेन रूल क्या है शॉर्ट रन का। तो शॉर्ट रन का रूल ये है, परफेक्ट कंपटीशन जो है शॉर्ट रन में कैसा बिहेव करता है। शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, ये रूल है, इस रूल को रट जाना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए शॉर्ट रन में फर्म को प्रोड्यूस करना पड़ता है। कहाँ पे प्रोड्यूस? वेयर वेयर पीसी पी इक्वल टू एमसी, प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है? लिटिल वीडियो में हम इसको समझेंगे ऐसा क्यों, ठीक है? अभी यहाँ पे समझ लो कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन क्या करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो हम प्रोड्यूस कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, ठीक है? अच्छा, तीन सिचुएशंस बनती हैं शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन के, चलो इसे देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इन द शॉर्ट रन हमने क्या भी डिस्कस किया, एक जस्ट जस्ट मिनट, पेन को क्या हो गया, wait. In the short run, the firm maximize profit by setting output where price equal marginal cost. यही बताया मैंने कि फर्म क्या है, कहाँ पे अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकता है, जहाँ प्राइस उसका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अगर प्राइस एक्सीड हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट के, तो फर्म क्या करेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएगा। देखो, पहला रूल तो मैंने बता दिया कि आपको ये रटना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में तब होगा जब फर्म जो है प्रोड्यूस करेगा वहां पे जहां पे प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, ठीक है? फिर 3 और सिचुएशंस होती हैं, इसे समझो। 3 सिचुएशंस को शॉर्ट रन के इसे समझो, ठीक है? 3 सिचुएशन क्या है कि जो प्राइस है, ठीक है? प्राइस जो है अगर प्राइस से ही सारा खेल है। पहला सिचुएशन ये है कि प्राइस अगर हमारा एटीसी से ग्रेटर हो, एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट से ग्रेटर हो, तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक है? अगर जो प्राइस है हमारा वो ग्रेटर है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है? एंड लेस देन है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो क्या होगा, तो लॉस होगा फर्म को, पर फिर भी फर्म जो है कंटिन्यू करेगी अपनी प्रोडक्शन को, ठीक है? फर्म क्या करेगी, अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। देन देन जब तीसरी सिचुएशन ये होगी कि प्राइस जो है लेस देन हो गया एबीसी के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। याद रखना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, तब भी लॉस तो हो रहा है फर्म को, लेकिन फर्म जो है प्रोड्यूस करना कंटिन्यू करेगी। लेकिन जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस जो है आपका कम होने लगा, ठीक है, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो लगा के प्रोड्यूस कर रहे हो उससे कम में आप बेच रहे हो, ठीक है, तो आपकी प्राइस कम होने लगी अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो क्या सिचुएशन आ जाती है, तब आ जाती है फर्म की शॉर्ट रन में शटडाउन की सिचुएशन। यहाँ फर्म जो है अब शटडाउन सिचुएशन पे आ जाता है, ठीक है? देखो, अभी मैंने थ्योरेटिकल समझाया, जैसे ही ग्राफिकल समझाऊंगी वैसे ही आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो केस फर्स्ट में हमने क्या देखा कि अगर प्राइस जो है ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो फर्म क्या कर रही है, फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। फर्म क्या करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है? वही अगर केस टू क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है प्राइस से लेस है, और सॉरी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है प्राइस से लेस है, पर प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, तो यहाँ पे फर्म लॉस में तो होगी लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ पे रिकवर हो रही है। प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है फर्म की रिकवर हो रही है, इसलिए फर्म जो है प्रोड्यूस करेगा कि हो सकता है लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाए सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जब रिकवर नहीं हो रही है, तो फर्म जो है प्रोडक्शन बंद कर दे रहा है और शट डाउन पॉइंट इसे कहते हैं, ठीक है?
अब देखते हैं अब हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं, अपना सेकंड कीवर्ड जो है क्रैक करते हैं, दैट इज़ सॉरी थर्ड कीवर्ड जो दैट इज़ लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन कैसे एक्ट करता है, ठीक है? अब तक समझ आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन की क्या सिचुएशन है। अब हम समझने जा रहे हैं लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन। तो अब हम देखते हैं लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन हमारा कैसे एक्ट करता है, ठीक है? अब तक हमने परफेक्ट कंपटीशन समझा, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन देखा, अब हम लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन को देख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा धैर्य रखना, वीडियो जब तक एंड ना हो तब तक बंद मत करना, क्योंकि इसके बाद जब ग्राफिकल समझाऊँगी तो बिल्कुल ही सिचुएशंस जो है, जो कंडीशन है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो देखो लॉन्ग रन में जो फर्म है वो फ्रीली मार्केट में एंटर और एग्जिट कर सकती है, ठीक है? ये तो पता है। जहाँ हम शॉर्ट रन में कंडीशन क्या रख रहे थे कि शॉर्ट रन में फ्रीली एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है। शॉर्ट रन में फर्म्स जो है मार्केट से एंटर या एग्जिट नहीं कर सकती हैं, सिर्फ अपना प्रोडक्शन डिसाइड कर सकती हैं कि बंद करना है कि कम करना है कि बढ़ाना है, ठीक है? लेकिन लॉन्ग रन में जो है क्या होगा कि लॉन्ग रन में हमारा जो फर्म है वो क्या कर सकता है, फर्म्स फ्रीली मार्केट में एंटर और एग्जिट कर सकता है, ठीक है? जब प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा तब क्या सिचुएशन बनेगी लॉन्ग रन में? अगर प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहा है, ठीक? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने की वजह से न्यू फर्म जो है एंटर करेंगी, न्यू फर्म्स क्या करेंगी? एंटर करेंगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है? न्यू फर्म एंटर करेंगी, सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है? सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्राइस जो है वो गिरेगा, प्राइस फॉल होगा। जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो तो प्राइस गिरता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रॉफिट जो है बराबर हो जाता है किसके? जीरो के। अब ये माइंड मैप याद रखना। देखो प्रॉफिट देखकर क्या करेंगे कि न्यू फर्म जो है मार्केट में आ जाती है, उससे सप्लाई बढ़ जाती है, फिर क्या होता है? सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस नीचे चला जाता है और फाइनली प्रॉफिट जो है हमारा जीरो हो जाता है। ये कंडीशन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में तब होता है जब प्रॉफिट होता है सुपर नॉर्मल, ठीक है? प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है तो लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में ये सिचुएशन बनती है और प्रॉफिट हमारा इन लास्ट जाके जीरो हो जाता है, ठीक है? अब देखो लॉस अगर एग्जिस्ट करे, अगर लॉस देखें कि लॉस अगर परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग रन में, अगर लॉस एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्म क्या करेंगी? एग्जिट करेंगी। फर्म एग्जिट करेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही कोई भी काम करेगा, तो अगर फर्म एग्जिट करेंगी तो सप्लाई फिर गिरेगा, है ना? सप्लाई डिक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होगा तो प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्टेज है तो डिमांड बढ़ेगा ही। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे एमसीक्यू में कि लॉन्ग रन प्रॉफिट में ये बताइए कि लॉन्ग रन की सिचुएशन में कब जो है फर्म जो है लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करती है? तो कब अर्न करती है? जब लॉस सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है? और वही लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो कब प्रॉफिट अर्न करती है? उसका प्रॉफिट कब जीरो हो जाता है? जब प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। यही घुमा फिरा के करता है, क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट रटा हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है? तो लॉस होने पर फर्म मार्केट से बाहर निकल जाती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ता है और रिमेनिंग फर्म जो है क्या करती है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है? अच्छा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब आएगी? तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तब आएगी जब प्राइस इक्वल टू एमसी इक्वल टू मिनिमम मिनिमम एसी के हो, ठीक है? प्राइस इक्वल टू एमसी इक्वल टू मिनिमम एसी के हो और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो हमारा कह सकते हो किसके बराबर हो? इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा जो है, 1 मिनट सॉरी, इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हमारा जीरो के बराबर हो तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है? ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। क्या है कि इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, ठीक है? देखो मैं क्या कह रही हूँ कि P इक्वल टू एमसी क्या होता है? P इक्वल टू एमसी को हम बोलेंगे एलोकेटिव इफिशियंसी, एलोकेटिव इफिशियंसी, ठीक है? एलोकेटिव इफिशियंसी इसे कहेंगे। और जहाँ मिनिमम एसी हो रहा है, मिनिमम एसी की सिचुएशन को कहेंगे लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की जब सिचुएशन हो रही है, जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो एलोकेटिव एफिशिएंसी है। जब प्राइस जो है मिनिमम एसी के बराबर है तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ गई है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ठीक है? कि आपका एवरेज कॉस्ट कम लग रहा है, तो आप प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ठीक है? और अगर वही इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है आपका जीरो हो जाए, तो सिर्फ आपके पास क्या बचता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर आपका जीरो के बराबर है, तो आप जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। अब ये सारी सिचुएशंस आपको याद करनी है, ठीक है? तो आज हमने क्या देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बताता है? मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। उसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हमने परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल में पढ़ा है। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है, शॉर्ट रन में प्राइस जो है एमसी के बराबर होता है। एमसी पर आउटपुट प्रोड्यूस कर मतलब प्राइस जब इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, तब हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हैं, ठीक है? लॉन्ग रन में फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाता है और इक्विलिब्रियम पे प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर और मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर एस्टैब्लिश होता है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन को इकोनॉमिक एफिशिएंसी का बेंचमार्क माना जाता है, ठीक है? देखो अभी तो ये हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन को बाय थ्योरेटिकल वे, ठीक है? जिसमें हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, जहाँ पे प्राइस जो है एमसी के बराबर हो या मिनिमम एसी के बराबर हो, तो हमारा इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन एग्जिस्ट करता है। उसी में हमने एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड और किसके बारे में पढ़ा है? एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, ठीक है? अब हम जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वेट अ मिनट, मुझे एक बार रिफ्रेश करने दो, ठीक है? सॉरी, मैं पीडीएफ में एक्स्ट्रा पेज ऐड करना भूल जाती हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो देखो मैं बनाने जा रही हूँ सिंपली, अगर बात करें कि अगर परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ कैसा दिखेगा, सिंपल अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, कोई लॉन्ग रन और क्या कहते हैं शॉर्ट रन की सिचुएशन में नहीं, ठीक है? तो मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, ठीक? जहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन में मैंने लिखा प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू डिमांड, ठीक है?
ध्यान से देखना, प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू डिमांड, और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ की लाइन जो कि मार्जिनल कॉस्ट को शो करेगी, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रही है ये लाइन, ठीक? और यहाँ पे हमारा क्या है? Q, Q मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कह लो या आउटपुट कह लो, इस पे, ठीक है? एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा? क्वांटिटी का आउटपुट, और वाई एक्सिस पे क्या होगा हमारा? वाई एक्सिस पे हमारा होगा प्राइस ले लो, ठीक है? प्राइस ले लो या कॉस्ट ले लो या रेवेन्यू ले लो, ये तीनों ही जो होंगे वो किस पे आएंगे? हमारे वाई एक्सिस पे, ठीक है? एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी या आउटपुट आएगा, वाई एक्सिस पे प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू आएगा, ठीक है? तो देखो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो हमने क्या डिस्कस किया था? प्राइस टेकर है, तो प्राइस टेकर है तो परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक ग्राफ यही बनता है, जहाँ पे प्राइस जो है कैन नॉट चेंज, फर्म जो है प्राइस को नहीं चेंज कर सकता है, तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो अगर प्राइस कांस्टेंट हो गया तो डिमांड कर्व जो है वो क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? जो स्ट्रेट लाइन है क्या शो कर रही है? परफेक्टली इलास्टिक शो कर रही है, ठीक है? कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड कर्व जो है हमारा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, इसीलिए जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? और फर्म जो है चूज कर रही है कहाँ पे? आउटपुट, जहाँ पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो हमने देख लिया कि प्राइस हमारा जब परफेक्टली इलास्टिक है तो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो हमारा रेवेन्यू भी इक्वल होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल होगा और डिमांड भी इक्वल होगा, ठीक है? तो सिंपली याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? ग्राफ का जो स्लोप है वो प्राइस का कैसा बनता है? परफेक्टली इलास्टिक बनता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल शेप का, जिसको मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से कट करता है, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड के बराबर होता है, ठीक है? तो ये परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ हुआ। अब यही परफेक्ट कंपटीशन जो है शॉर्ट रन में जाके कैसा बिहेव करता है और शॉर्ट रन में इसके ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं, इसे देखते हैं। तो देखो, शॉर्ट रन में जब मैंने बताया था आपको 3 सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। हमने प्राइस इक्वल टू एमसी वाला तो डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखो प्राइस इक्वल टू एमसी के बराबर है कि नहीं? प्राइस और यहाँ पे एमसी बराबर हो रहा है, कट डाउन हो रहा है, तो यही जो पॉइंट है ये प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर वाला सिचुएशन है, ठीक है? इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में हमने 3 सिचुएशन पढ़ा था जिसमें प्राइस जो है एवरेज टोटल कॉस्ट के ग्रेटर था, ठीक है? तो एवरेज टोटल कॉस्ट के ग्रेटर था प्राइस जब अबव एवरेज टोटल कॉस्ट के, तो फर्म क्या कर रही है यहाँ पे? अर्न कर रही है, फर्म क्या कर रही है? अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट से अधिक कमाओगे, जब जितना आपका एवरेज टोटल कॉस्ट लगा है, उससे अधिक कमा रहे हो, आपका प्राइस ज़्यादा है उससे, तो आप क्या करोगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करोगे। तो ऐसे पहला सिचुएशन ये था हमारा शॉर्ट टर्म में। तो इसमें ग्राफ कैसा हमारा बिहेव करेगा? तो देखो, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, जहाँ पे हमें आउटपुट लेना है या इसे क्वांटिटी कह लो, क्यू कह लो, जो भी कहना है, ठीक है? और वाई एक्सिस पे मैंने क्या बताया था? प्राइस ले लो, कॉस्ट ले लो, तो यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है? प्राइस और कॉस्ट ले लिए। तो अब देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट का क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे एक मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है? जहाँ पे हमारा क्वांटिटी, ये हम क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक? यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है? ये प्राइस है हमारा, प्राइस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है, ठीक? मैंने इतना ले लिया, ठीक? जैसे एज़ इट इज़ हमने परफेक्ट कंपटीशन वाले में लिया था, इस एरिया को छोड़ दो तो यहाँ तक सेम ग्राफ दिख रहा है ये, ठीक है? तो ये सेम ग्राफ शॉर्ट टर्म में दिख रहा है इतना। अब यहाँ पे हमारा 2 चीज़ इंक्लूड होगा, वो होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तो देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा, वो एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा? एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है? एवरेज टोटल कॉस्ट का देखना ग्राफ कैसे बन रहा है? एक तरह से समझो कि एक बाउल के आकार का, ठीक है? बाउल के आकार का, ठीक है? प्रॉपर बाउल भी नहीं, ठीक है? इस तरह का एवरेज टोटल कॉस्ट का है, ठीक? एवरेज टोटल कॉस्ट का। और प्रॉफिट कहाँ पे हमारा बन रहा है? प्रॉफिट जो है हमारा, ये प्रॉफिट है। ये जो है ये जो है हमारा क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है? तो देखो, एवरेज टोटल कॉस्ट में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रह रहा है, जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है प्राइस के अबव रह रहा है, ठीक है? तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ये क्या है? ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट का स्लोप है वो प्राइस के अबव रह रहा है, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या हो रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हो रही है, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड सिचुएशन में देखते हैं कि क्या फॉर्म के साथ होता है, ठीक है? सेकंड, फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस कर लिया, मैं सेकंड यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, सॉरी मुझे पूरा ही पेज लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका हैंड रिटन नोट पे दिमाग जाएगा, ठीक है? दूसरा, पहला सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया, याद रखना, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एटीसी के ग्रेटर था। दूसरा सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कम है प्राइस की, ठीक है? और लेकिन प्राइस जो है एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, तो फर्म यहाँ प्रोड्यूस तो कर रही है, लॉस फेस कर रही है, पर प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कंटिन्यू कर, उस वक्त हमारा ग्राफ कैसा होगा दिखेगा? तो ये देखो, ये सिंपल जैसे हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट को कट कराया, ये हमारा प्राइस हो गया, ठीक है? इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो एवरेज टोटल कॉस्ट इस तरह का होगा, परफेक्टली बाउल शेप में। वहाँ पे थोड़ा-सा क्या था? कट, मतलब थोड़ा-सा बेंड था, ठीक है? यहाँ हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट और यहाँ हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यही जो सिचुएशन जो हमारी प्रॉफिट की बन रही थी, ये क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये हमारी लॉस की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है? ये जो है एरिया, ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक? और ये जो एरिया था प्रॉफिट बन रहा था हमारा, देखा था? अभी मैंने बनाया था जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट क्या था? ज़्यादा था, तो ये जो एरिया था ये क्या था? प्रॉफिट का था। जब प्राइस जो है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा था तब ये प्रॉफिट था, और यही जो एरिया है ये अब क्या हो जा रहा है? एवरेज टोटल कॉस्ट अगर क्या है, सॉरी कम है प्राइस, मतलब प्राइस से जो है क्या है? प्राइस जो है एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, तो अब सिचुएशन क्या है? लॉस की। सेम ग्राफ है बट ये सिचुएशन पलट के क्या हो जा रही है? लॉस की। और वही जब प्राइस जो है अबव था एवरेज टोटल कॉस्ट के, तो क्या था? यहाँ पे प्रॉफिट का सिचुएशन था। ठीक है? तो सब खेला क्या था? सो प्राइस का ही खेला है। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि
अब हम तीसरी सिचुएशन अपनी डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे प्राइस हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम आ गया। हमको एज़ अ फर्म ये सोचना है कि हमारा प्राइस ज़्यादा रहे, एवरेज टोटल कॉस्ट के ज़्यादा रहे, ठीक है? लेकिन ये तो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम आ गया। ये हमारे लिए मीन सिचुएशन है, ठीक है? मतलब बेकार सिचुएशन है हमारे लिए। एवरेज टोटल कॉस्ट से कहाँ हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट से हमारा कम आ गया। मतलब हम अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने वाले थे, दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट रिकवर करने वाले थे, और यहाँ हम वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये तो और बेकार सिचुएशन हो गई, ठीक है? हमारी ड्रीम था आईएएस बनने का, जहाँ पे हमको बनना ले आना था एवरेज प्राइस जो है हमारा किससे, एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा, और यहाँ हम किस पे आ गए, एक्सपेक्टेशन मतलब रियलिटी में गिरे तो प्राइस जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट से भी कम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है? सेम आउटपुट वगैरह लेना है, और ये देखो प्राइस जो है तुम्हारा कहाँ नीचे थोड़ा ड्रॉ करेंगे हम लोग। जो प्राइस है ये हमारा थोड़ा नीचे ड्रॉ होगा। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो अब तक नीचे ड्रॉ हो रहा था, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट के नीचे ड्रॉ हो रहा था। अब क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा ऊपर ड्रॉ हुआ है, ठीक है? तो अब ऐसी सिचुएशन, एवरेज टोटल कॉस्ट तो ऊपर हो ही रहा है। हमारा एवरेज प्राइस के ऊपर जो है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्या आ गया? ये सिचुएशन हमारा शटडाउन का आ गया, ठीक है? ये सिचुएशन हमारी क्या आ गई? शटडाउन की आ गई, ठीक है? तो अगर अब यहाँ से हम डिस्कस करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या देखा? पहला ग्राफ जो था, ये मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ड्रॉ किया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस ग्राफ को समझो। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी आउटपुट डाला, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू डाला, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू डाला। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट एक ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना एक डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्म जो है प्राइस टेकर है। मार्केट जो है ऑलरेडी फिक्स कर चुकी है प्राइस। मान लो सपोज़ करो कि मार्केट में प्राइस जो है ₹100 है, और फर्म जो है 1 यूनिट सेल कर रही है। मतलब एक मतलब वेदर फर्म सेल 1 यूनिट और 1000 यूनिट, ठीक है? मार्केट प्राइस जो है ₹100 ही रुपए है। तो प्राइस जो है ₹100 ही रुपए है, दैट्स व्हाई जो डिमांड है कर्व है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि फर्म यहाँ पे ना इंक्रीज़ कर पा रही है प्राइस। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ कस्टमर जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब कस्टमर की इच्छा क्या है? कस्टमर विल बाय फ्रॉम अदर फर्म अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है फिक्स है। तो इसी वजह से हम जो है प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, चाहे हम 1 यूनिट बेचें, चाहे 1000 यूनिट बेचें। तो यहाँ पे कस्टमर अगर हमने प्राइस इंक्रीज़ किया तो अदर फर्म से खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, इट आल्सो कैन नॉट रिड्यूस प्राइस बिकॉज़ इट कैन ऑलरेडी सेल एवरीथिंग एट ए मार्केट प्राइस, ठीक है? तो हम प्राइस जो है रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं और ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चांसेस नहीं है। हम जितने फर्म अदर कर रहे हैं, उतना ही हम भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास प्राइस का वेरिएशन नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे हमने डिमांड इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर दिखाया है, ठीक है? अच्छा, एमसी कर्व के बारे में बात करें, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में। अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है, जो प्राइस को कट करके जा रही है, ये वाली जो लाइन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एमसी कर्व जो है ऑलवेज क्या होती है, राइज करती है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट बिकम एक्सपेंसिव। अगर हम बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है। इसी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करती है, मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारा हमेशा ही, मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारा हमेशा ही बढ़ता होता है। क्योंकि जैसे ही आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, आपको एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? इनिशियली जो होता है प्रोडक्शन ईजी होता है, ठीक है? लेटर जो क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो है लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है हम हमेशा जब भी लेटर फॉर्म बढ़ता है आगे, हमेशा जो है राइजिंग स्लोप शो करता है, ठीक? अच्छा, एक और चीज़ है, क्यों प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है? मैंने कहा था ना मैं इस क्वेश्चन का उत्तर दूँगी। तो प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर इसलिए है, अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो तब समझो। अगर प्राइस जो है अगर मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, ठीक है? इफ वेट अ मिनट, अगर इफ प्राइस इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, देन क्या होगा, सॉरी, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, तब क्या होगा? तब ये होगा कि एक्स्ट्रा यूनिट जो है गिव्स प्रॉफिट, प्रॉफिट फर्म शुड प्रोड्यूस मोर। अगर एक्स्ट्रा यूनिट जो है प्रॉफिट दे तो फर्म को और ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा अगर मार्जिनल कॉस्ट लेस देन प्राइस है तो फर्म जो है और प्रोड्यूस करेगा। और वही अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें, अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है ग्रेटर देन प्राइस के हो गया, तो एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। तो अगर वो प्राइस से कम है एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना, तो फर्म और बनाएगा कि अच्छा है, बनाते हैं और पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारे मतलब हमने प्राइस सेट किया है इतना, और एक एक्स्ट्रा यूनिट हम 100 बना रहे हैं, और एक से एक और बनाने के लिए हमें और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो कि नहीं सही बात है प्रोपोर्शनली। तो क्या होगा, हम लॉस बियर करेंगे। तो लॉस की सिचुएशन में फर्म क्या होगा, स्टॉप कर देगा अपना आउटपुट बढ़ाना। तो इसीलिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो तब वहीं पे होगा जहां पे प्राइस जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए। जब भी हम एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करें, हमारे प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही रहे, ठीक है? एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से ना लॉस हो और ना ही अगर प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। बट आइडियल सिचुएशन क्या है, जो प्राइस एमसी के बराबर हो, ठीक है? आप समझ आ गया सारे चीजों का लिंक कि ये क्यों लिया, फिर एमसी कर्व क्यों बढ़ता रह रहा है, क्योंकि हमेशा ही एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं, और प्राइस जो एमसी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक? शॉर्ट टर्म के ग्राफ को हमने डिस्कस किया था कि प्राइस अबव एटीसी, मतलब कि रेवेन्यू जो है ग्रेटर है टोटल कॉस्ट के, ठीक है? प्राइस अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से बड़ा है, मतलब प्राइस कंज्यूमर ज्यादा पे कर रहा है मुझे एज ए फर्म, तो मेरे पास रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। तो रेवेन्यू जो है मेरा टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब मैं फर्म हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रही हूँ और मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक? वहीं दूसरी सिचुएशन हमने डिस्कस की थी, वो किस चीज की थी? तो दूसरी सिचुएशन हमारी थी प्राइस जो है वो ग्रेटर देन एटीसी के, ठीक है? प्राइस जो है अबव, सॉरी, हमने दूसरी सिचुएशन क्या डिस्कस की थी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है प्राइस से कम है, और एवरेज टोटल कॉस्ट से प्राइस कम है, ठीक है? मतलब समझो, एवरेज प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर है, पर एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, इससे कम है और इससे ज्यादा है, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि रेवेन्यू तो हमारा टोटल कॉस्ट से कम ही है, सॉरी, रेवेन्यू जो है हमारा क्या है, वो टोटल कॉस्ट से
सॉरी, मैंने क्या कहा कि रेवेन्यू जो है वो हमारा कवर तो कर ले रहा है, इसको वेरिएबल कॉस्ट को मेरा रेवेन्यू कवर कर ले रहा है। प्राइस जो मेरा है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर ले रहा है, पर टोटल कॉस्ट को मेरा कवर नहीं कर पा रहा है मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू मेरा किससे निकलेगा? प्राइस से ही, तो प्राइस को ही रेवेन्यू मानते हैं। तो मेरा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है, पर मेरे टोटल कॉस्ट को नहीं कवर कर रहा है। तो फर्म क्या कर रही है यहाँ पे? लॉस बियर कर रही है। टोटल कॉस्ट मेरा नहीं कवर हो पा रहा है, पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ये पेड हो जा रहा है, कैसे भी करके मैं पे कर दे रही हूँ, ठीक है? मेरे घर से पैसा नहीं लग रहा है, तो मैं प्रोडक्शन जो है नहीं रोक रही हूँ। सिचुएशन टू हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्राइस है वो लाई कर रहा है बिटवीन एबीसी एंड एटीसी। ठीक है, एबीसी एंड एटीसी मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच में हमारा जो है प्राइस लाई कर रहा है। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है फर्म के साथ कि फर्म जो है अपना वेरिएबल कॉस्ट, अपना रेवेन्यू जो है वो कवर कर पा रही है। अपना वेरिएबल कॉस्ट या कह सकते हो अपना रेवेन्यू जो है वो फर्म यहाँ पे कवर कर पा रही है, पर अपना टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है, फर्म यहाँ पे अपना टोटल कॉस्ट जो है वो नहीं कवर कर पा रही है, पर वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है। इसी वजह से वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रही है पर टोटल कॉस्ट नहीं कवर कर रही है। इसी वजह से फर्म यहाँ पे क्या करने लगती है? फर्म यहाँ पे लॉस में जाने लगती है। ठीक है, फर्म इज मेकिंग लॉस। जब यहाँ पे फर्म लॉस में जाने लगती है इस सिचुएशन टू सेकंड से, तो सोचने वाली बात है ना, फिर फर्म यहीं पे क्यों नहीं बंद कर देती है अपना बिजनेस जो है वो बंद क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि यहाँ पे केस ये है कि वो फर्म जो है वो अपना वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रही है, मतलब वो जो लगा रही है वो तो पा जा रही है, हो सकता है उसका टोटल कॉस्ट नहीं कवर हो रहा है, इसलिए फर्म जो है कंटिन्यू करती है प्रोडक्शन, इतनी जल्दी शट डाउन पॉइंट पे नहीं आती है फर्म। ठीक है, तो सिचुएशन टू उसी सिचुएशन को दिखाता है फर्म के, जहाँ पे फर्म जो है लॉस तो कर रही है लेकिन अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ले रही है, भले ही टोटल कॉस्ट नहीं कवर कर पा रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखो दूसरा सिचुएशन। अब आते हैं हम सिचुएशन 3 पे। ठीक है, पहला हमने समझा कि पहला सिचुएशन था प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे एक आइडल सिचुएशन है किसी भी फर्म को प्रोडक्शन करना। ठीक है, लेकिन वही जो सिचुएशन 2 है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच में प्राइस लाई कर रहे हैं, जहां पे फर्म जो है अपना रेवेन्यू तो कवर कर पा रही है, वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर पा रही है, पर टोटल कॉस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए फर्म यहाँ से स्टार्ट कर देती है लॉस बनाना। तब हम आते हैं तीसरे सिचुएशन पे, जहां पे हमारा फर्म अब बंद होने के कगार पे है। ठीक है, जहां पे बंद कब होगी? जब कंडीशन ये होगा कि प्राइस जो है वो क्या होगा? बिलो एबीसी। प्राइस जो है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि फर्म जो है यहाँ पे अपना वेरिएबल कॉस्ट जो लागत लगा रहा है वो भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहा है, प्राइस जो है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट से कम है। तो यहाँ पे जो फर्म है अपना क्या करेगी? प्रोडक्शन स्टॉप कर देगी। प्रोडक्शन स्टॉप करेगी तो ही इसी को कहते हैं हम लोग शट डाउन पॉइंट। ये ऑलरेडी हमने अपनी थ्योरी में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, शट डाउन पॉइंट, तो शट डाउन पॉइंट का हमने ग्राफ देखा था, कैसा बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में शट डाउन पॉइंट का ग्राफ? तो ये इस तरह का बनेगा। ये ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया है इसका ग्राफ भी, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ये हमेशा बढ़ता हुआ शो होगा, क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करते हैं हम जब भी, तो क्या लगता है? मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, तो एक्स्ट्रा लगता है मतलब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा। सॉरी फॉर दिस। फिर ये रहा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि हमारे प्राइस के ऊपर आने लगा। जैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे प्राइस के ऊपर आएगा, वैसे ही हमारा फर्म कैसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा? फर्म हमारा जो है शट डाउन सिचुएशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी, ग्राफ जो है थोड़ा, ठीक है, मैनेज कर लेना। तो ये रहा हमारा सिचुएशन थर्ड, ग्राफिकली हमने डिस्कस कर लिया इसका। ठीक है, अच्छा, अब इसके रीजन को हम समझते हैं कि व्हाट चेंजेस इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या चेंजेस हो रहा है? तो नोटिस करना केयरफुली कि सिर्फ ओनली फॉर्म आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर्म का क्या हो रहा है? शॉर्ट रन में क्या चेंजेस हो रहा है ये याद रखना। कंक्लूडिंग रिमार्क अगर हमें देना हो शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में बस समझो कि फर्म जो है अपना आउटपुट चेंज कर रहा है। फर्म्स क्या कर रहे हैं? अपने आउटपुट बस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो मार्केट प्राइस लाइन है वो रिमेन फिक्स्ड है। प्राइस लाइन आप तीनों ग्राफ में नोटिस करना, जो प्राइस लाइन है, मार्केट प्राइस लाइन है जो, वो क्या है? रिमेन फिक्स्ड है तीनों ही सिचुएशन में। मार्केट प्राइस लाइन फिक्स्ड। ठीक है, मार्केट प्राइस लाइन फिक्स्ड है। और क्या है नोटिस करने लायक शॉर्ट रन में?
तो शॉर्ट रन में जो है मार्केट प्राइस लाइन क्यों फिक्स है, क्योंकि इन शॉर्ट रन कोई भी फर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकती है और छोड़ भी नहीं सकती है, लीव भी नहीं कर सकती है और एंटर भी नहीं कर सकती है। इसी कारण जो है, अगर पूछ दे कभी भी एमसीक्यू में कि मार्केट प्राइस लाइन फिक्स क्यों है, परफेक्ट कंपटीशन में कह दे या शॉर्ट रन में कह दे या तीनों सिचुएशन में कह दे, अगर कैसे भी क्वेश्चन मोल्ड कर दे, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि मार्केट प्राइस लाइन इसीलिए फिक्स है क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है उसमें कोई न्यू फर्म एंटर भी नहीं कर सकती है और ना ही कोई न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती और ना ही कोई फर्म जो है लीव कर सकती है। ठीक है, इस वजह से जो है हमारा मार्केट प्राइस लाइन जो है यहाँ पे फिक्स रहता है शॉर्ट रन में। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या होता है, हमने क्या बोला, प्रोडक्शन चेंज होता है। प्रोडक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा। तो याद रखना, सबसे की हाईलाइट अगर शॉर्ट रन की यही है कि ये यहाँ पे फर्म की आउटपुट चेंज होती है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, और मार्केट प्राइस लाइन फिक्स होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग रन ग्राफ की। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे लॉन्ग रन ग्राफ जो है चेंज होता है। क्योंकि कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन ग्राफ में क्या होता है कि फर्म यहाँ पे एंटर करती है और एग्जिट भी करती है। तो जब फर्म एंटर और एग्जिट करेगी तो लॉन्ग रन के ग्राफ में भी बहुत चेंजेस होंगे। तो चलो देखते हैं लॉन्ग रन का ग्राफ। ठीक है, अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन में जो होगा, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन, याद रखना कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन, और हम परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में किस चीज को देखेंगे, फर्म को देखेंगे, इंडस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में कैसा बिहेव करती है लॉन्ग रन में। ठीक, तो लॉन्ग रन की एक क्राइटेरिया ये है कि यहाँ फर्म जो है एंटर और एग्जिट करते हैं। तो जब फर्म लॉन्ग रन में एंटर फ्रीली करेंगे और एग्जिट करेंगे तो इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो भी चेंज होगी एंड प्राइस भी एडजस्ट होंगे। कंपेरेटिवली हमने शॉर्ट रन में देखा था कि वहां प्राइस जो है फिक्स था और सिर्फ आउटपुट चेंज हो रहा था। ठीक, तो अब लॉन्ग रन को हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन, पहला एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहां पे फर्म जो है क्या कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। व्हेन फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में देखेंगे कि कैसा हमारा जो है लॉन्ग रन में इंडस्ट्री बिहेव कर रही है। और वही दूसरी सिचुएशन ये देखेंगे कि अगर कोई फर्म जो है लॉस बियर कर रही है लॉन्ग रन में, व्हेन फर्म जो है इनकर लॉस, तब जो है लॉन्ग रन में कैसा जो है बिहेव कर रही है। जैसा फर्म बिहेव करेगी वैसा हमारा ग्राफ जो है चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंगली। तो अब देखते हैं प्रॉफिट की सिचुएशन में। तो देखो नॉर्मल जो लॉन्ग रन का ग्राफ होता है, पहला तो ये देखो लॉन्ग रन का ग्राफ नॉर्मली, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की। हम्म, लॉन्ग रन नॉर्मली जो है लॉन्ग रन में जो ग्राफ ग्राफ होता है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के स्लोप से शो कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप यहाँ पे ड्रॉ किए अपने वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक, एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया क्वांटिटी एंड यहाँ पे हमने क्या लिया, प्राइस लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम डालते हैं सप्लाई, ये रहा सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का हमें पता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है और यहीं पे टच करते हुए क्या है हमारा, सॉरी, इस सप्लाई को जो है यहाँ पे डिमांड हमारा कट करेगा। आप अपने जब भी ड्रॉ करना इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं पेन टेप से ड्रॉ कर रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये रहा सप्लाई और ये रहा डिमांड का। ठीक है, तो ये जब दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करते हैं, इसको हम दिखाते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इसे कह लो, ये लॉन्ग रन का जनरल ग्राफ से समझ लो। ठीक है, तो ये रहा लॉन्ग रन का जनरल ग्राफ। ठीक, अब देखो जैसे ही नया फर्म एंटर करता है, ये तो हो गया लॉन्ग रन का नॉर्मली ग्राफ। प्राइस जो है, अब ये जो प्राइस है ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है न्यू फर्म को। मान लो एक एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इक्विलिब्रियम पे अच्छा कर रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट जो है अट्रैक्ट करेगा ना न्यू फर्म्स को। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा न्यू फर्म को, वैसे ही हमारे जैसे ही न्यू फर्म एंटर करेंगे वैसे ही हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो देखो कैसे चेंज होता है जब न्यू फर्म्स एंटर करते हैं। तो देखते हैं कैसे हमारा ग्राफ चेंज होता है। तो न्यू फर्म एंटर कर रहे हैं तो सप्लाई और डिमांड जो है, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया
अब देखो, जो चीज प्राइस पे कट हो रही थी, ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस पे इक्विलिब्रियम हो रहा था, अब वो क्या होगी, वो एबव कट होगी। ठीक है, ये प्राइस 2 है और ये देखो ये एबव एबव कट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्म नई एंटर होगी वो क्या करेगी, वो हमारी सप्लाई को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ये जो सप्लाई का स्लोप मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको जो है इंक्रीज कर देगी जैसी हमारी नई फर्म एंटर होगी, क्योंकि वो भी तो प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा न्यू फर्म का ग्राफ। इसे अच्छे से समझाती हूँ, थोड़ा टाइम दो, पहले ग्राफ का सीक्वेंस देखो। पहला रहा हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दूसरा न्यू फॉर्म एंटर और सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उस सिचुएशन में हमारा जो है प्राइस में बस चेंजेस आता है। ठीक, प्राइस हमारा अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। जो प्राइस P1 था यहाँ पे वो कम हो जाता है P1 से, ये जो P1 है, ठीक है, ये P2 पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सब हमें पता है ना लॉ ऑफ डिमांड, जब सप्लाई इंक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो डिमांड कम होगी। तो डिमांड कम होगी, इसी वजह से हम क्या करेंगे, प्राइस डिक्रीज करेंगे कि लोग जो है डिमांड करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला प्राइस 1 था ये P2 पे आ गया। क्यों? न्यू फॉर्म के एंटर होने से ही हमने प्राइस जो है अपना एडजस्ट कर लिया और क्या कर दिया, प्राइस को हमने कम कर दिया, P2 पे अब आ गया। ठीक, चलो, मैंने कहा कि फर्म जो है पहले प्रॉफिट अर्न कर रही थी इस पहले सिचुएशन में। प्रॉफिट अर्न मतलब समझो कि एक तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जिससे कि नए फर्म जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और एंटर किए इस मार्केट में। ठीक है, और एंटर करके इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ा दी है। इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ने से क्या हो गया कि इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ेगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ हमारा सप्लाई। तो जैसी सप्लाई जो है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो उससे हमें क्या कर दे रहा है, प्राइस हमारा गिरा दे रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट होते ही हमारा सप्लाई क्या कर रहा है, प्राइस को हमारे गिरा दे रहा है। और जैसे ही अगर प्राइस गिरेगा तो प्रॉफिट भी गिरेगा। समझ आई बात? जैसे कि मैंने क्या कहा कि फर्म जो है वो अर्न कर रही थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म मेरी अर्न कर रही थी। इसको देखते हुए कुछ लोग जो है अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होके जो है एंटर कर गए मार्केट में। ठीक, तो न्यू फर्म जो है एंटर कर गए और न्यू फर्म के एंटर करने से क्या हुआ, मेरी इंडस्ट्री की सप्लाई जो है वो बढ़ गई। जिस मार्केट में वो एंटर किए उस मार्केट का सप्लाई जो है उसको बढ़ा दिए, और उसको बढ़ाने से क्या हुआ, मेरा सप्लाई शिफ्ट हो गया राइट। ठीक है, सप्लाई जो है मेरा शिफ्ट हो गया राइट, और राइट वर्ड शिफ्ट होने के कारण इसने क्या किया, इसने मेरा जो है प्राइस गिरा दिया। ठीक है, प्राइस फॉल, सप्लाई एक्सेस हो गया और डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगा। प्राइस गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट भी गिरेगा। तो प्रॉफिट इतना भी नहीं गिरेगा कि लॉस में चले जाएंगे, हमको तो हो रहा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब मेरा प्रॉफिट फॉल हो रहा है तब फाइनली मैं एक नॉर्मल प्रॉफिट पे चली आ रही हूँ, लॉस में नहीं जाऊंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से मैं नॉर्मल प्रॉफिट पे चली आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ मेरा नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू मिनिमम AC। ठीक है, प्राइस जो है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्राइस जो है एवरेज मिनिमम एवरेज कॉस्ट कह लो या इसी को नॉर्मल प्रॉफिट कह लो। ठीक है, ये सिचुएशन थी हमारी जब फर्म जो है अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे प्रॉफिट अट्रैक्ट कर रही है न्यू फर्म को, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस फॉल हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जा रहे हैं एंड देन जीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट की सिचुएशन में। देन अब हम देखेंगे कि कैसे जो है फर्म जो है बिहेव करती है लॉस की सिचुएशन में। ठीक है, अब हम जो है अपना बी व्हेन फर्म इनकर लॉस, इसके इसके इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रिफ्रेश कर लेने दो। जब फर्म जो है लॉस बियर करती है तब हम कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली इसमें भी हम लोग अपना फर्म का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें डिमांड एंड सप्लाई को स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। ठीक है, अगर पर यहाँ पे प्रॉफिट की सिचुएशन ना होके क्या होगी, लॉस की सिचुएशन मान के चलेंगे। ये मान लो, ठीक है, ये है, और यहाँ डिमांड ड्रॉ कर दिया, डिमांड, और ये रहा सप्लाई। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई का हो गया, और यहाँ पे हमने प्राइस P2 ले लिया। P2 जो लॉस प्राइस थी, यहाँ पे P1 है, समझ लो P1 यहाँ है। ठीक है, जो प्रॉफिट प्राइस था, लेकिन हमने देखा था ना P2 जो होगी ये क्या होगी, लॉस प्राइस मान के चलो। मान के क्या चलो, प्राइस 1 जो था ये प्रॉफिट प्राइस था, इससे कम हो गया तो ये लॉस प्राइस है। ठीक है, तो इस तरह से हम शो कर देंगे अपना लॉन्ग रन में लॉस जब फर्म इनकर कर रही है उसका ग्राफ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि
फर्म जो है लॉन्ग रन लॉस जो है वो क्या करेगा कि फॉर्म को एग्जिट कराएगा। ठीक है, वहां पे एंटर हो रही थी, अब यहाँ पे फॉर्म क्या होंगी, एग्जिट होंगी। तो एग्जिट होंगी तो क्या होगा, तो फॉर्म अगर एग्जिट होंगी तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो घटेगा। ये देखो सिचुएशन, अगर लॉस जो है वो क्या करेगा, लॉस कॉज करेगा, कॉजेस फॉर्म टू एग्जिट, फॉर्म्स टू एग्जिट। ठीक है, और इस फॉर्म एग्जिट होने के कारण क्या होगा, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा प्राइस जो है वो बढ़ेगा, प्राइस राइजेस। ठीक है, और प्राइस राइज होने के कारण क्या होगा, लॉस जो है वो कम हो जाएगा, जो लॉस फर्म बियर कर रही थी, जिसकी वजह से फर्म एग्जिट कर रहे थे, ठीक है, वो जो है वो अब कम हो जाएगा, लॉस डिक्रीजेस। ठीक है, अब लॉस डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि हम फिर से नॉर्मल प्रॉफिट बनाने लगेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बनाने लगेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कह लो या इकोनॉमिक प्रॉफिट कह लो। ठीक है, तो लॉस जो है यहाँ पे तब हो रहा है जब प्राइस जो है वेरी लो है, प्राइस इज वेरी लो। तो प्राइस इज वेरी लो का ग्राफ हमने देख लिया, कैसा था, प्राइस वेरी लो है तो हमने प्राइस जो है P2 पे आ गया, P1 से P2 पे आ गया, इस तरह का ग्राफ हो गया प्राइस वेरी लो का। ठीक है, फिर मेनी फर्म जो है वो बाहर निकल जाती हैं और सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, और सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इसको बस इस तरह से दूसरे ग्राफ में कर सकते हो कि सप्लाई डिक्रीज होने के कारण आप जो ये सप्लाई ग्राफ है इसको लेफ्टवर्ड शो कर सकते हो, शिफ्ट करा सकते हो। ठीक है, और डिमांड को अपना यहाँ पे करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कट करो। ठीक, तो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस ग्राफ को शो कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो सप्लाई डिक्रीज हो गया, सप्लाई शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, और प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो प्राइस बढ़ के, तो प्राइस को आप बस P1 पे ले जाओगे। तीसरा ग्राफ अगर बनाना होगा आपको, अगर पूरा प्रोसेस दिखाना हुआ, एक सिंगल में बनाना हुआ तब तो बात ही अलग है। अगर फिर ये देखो P2 है, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ने की सिचुएशन दिखानी हो तो प्राइस 1, जब हमने क्या कहा कि सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस बढ़ जा रहा है, तो प्राइस बढ़ने की सिचुएशन में आप दिखा दोगे, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा फॉर्म जो है क्या करने लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मतलब फिर से आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, आपके पहले वाले प्राइस पे। ठीक है, अगर पहले वाला प्राइस जब आपको 10 रुपए पे प्रॉफिट हो रहा था और डिक्रीज होके 5 रुपए हुआ, तो 10 रुपए वाले पे जो हो जाएगा आपका P1 जो 10 रुपए है। ठीक है, ये इस सिचुएशन पे आप आ जाओगे, और इस सिचुएशन को ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लो या अपना नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कह लो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है लॉन्ग रन का लॉस का ग्राफ ड्रा कर सकते हो, कि सिंपल ये मेन याद रखना है, लॉन्ग रन का ग्राफ इसी में शिफ्टिंग कर करके हमें शो करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट को हमको पता है यहाँ पे शो करते हैं, सॉरी यहाँ पे शो करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस जो है यहाँ पे शो करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप शो कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, इसे समझ गए। अब देखो हम ओवरऑल कंक्लूड करते हैं अपने परफेक्ट कंपटीशन को प्रॉपरली। तो देखो, पहले मैं इसका थ्योरेटिकल आपको कंक्लूजन बताती हूँ कि हमने कैसे इसको स्टार्ट किया। इस माइंड मैप को प्रॉपरली याद रखना, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले हमने स्टार्ट किया कि मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस से हमने समझा। ठीक है, मार्केट प्राइस से फिर हम क्या गए, हमने बनाया कि फर्म के पास क्या है, एक हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है। फर्म गेट्स हॉरिजेंटल डिमांड कर्व। ठीक है, फर्म जो है हॉरिजेंटल डिमांड कर्व पर है। तो हॉरिजेंटल डिमांड कर्व की सिचुएशन की वजह से क्या है, प्राइस जो है AR, एवरेज रेवेन्यू, और MR के बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है। ठीक है, अच्छा, फर्म फिर कहाँ प्रोड्यूस कर रही है, फर्म प्रोड्यूसेस वेयर, कहाँ प्रोड्यूस कर रही थी फर्म, जहां पे प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, फिर हमने देखा शॉर्ट रन की सिचुएशन। ठीक है, शॉर्ट रन की सिचुएशन में हमने देखा कि प्रॉफिट, लॉस एंड शट डाउन, 3 सिचुएशंस हमने देखी। ठीक है, शॉर्ट रन में हमने देखा प्रॉफिट, लॉस एंड शट डाउन की। ठीक है, ये 3 सिचुएशन पे हमने थ्योरेटिकल भी क्लियर किया, अपना ग्राफिकल भी क्लियर किया। देन अब हम आते हैं अपनी लॉन्ग रन पे।
लॉन्ग रन पे हमने क्या देखा, लॉन्ग रन में हमने देखा कि प्रॉफिट हो रही है फर्म को, प्रॉफिट की सिचुएशन देखी, फिर एंट्री का ग्राफ देखा कि न्यू फर्म एंटर कर रहा है तो कैसे, मतलब सॉरी 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 जस्ट सॉरी, लॉन्ग रन में हमने क्या देखा, लॉन्ग रन में हमने प्रॉफिट का भी देखा, लॉस का भी देखा, दो सिचुएशन ही देखी, शट डाउन का नहीं देखा। ठीक है, शट डाउन नहीं होता है लॉन्ग रन में। तो हमने प्रॉफिट में क्या देखा, प्रॉफिट में हमने देखा कि एंट्री हो रही है, ठीक है, और सप्लाई इससे बढ़ जा रहा है, एंट्री होने के, सॉरी वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये प्रॉफिट में हमने क्या देखा कि प्रॉफिट की सिचुएशन में एंट्री हो रही है, ठीक है, एंट्री हो रही है नए फर्म की। तो हमने लॉन्ग रन को बांटा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या होता है कि फर्म जो है यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है, एंट्री होती है फर्म की, फर्म जैसी फर्म एंट्री करती है, एंट्री करके क्या कर देती है, हमारे सप्लाई को बढ़ा देती है, ठीक है, सप्लाई को बढ़ा देती है, सप्लाई को बढ़ाने के बाद प्राइस को क्या करती है, घटा देती है, ठीक है। प्राइस को घटाने के बाद जो है हम जैसे एंट्री करती है फर्म, सप्लाई को बढ़ाती है और प्राइस को घटा देती है, तो जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में। लॉस में तो नहीं जाएगा क्योंकि हम तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कर रहे थे, तो अगर उससे कम होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट का सिचुएशन हमने जिसमें पढ़ा, और इसमें हमने ग्राफ भी देखा कि एंट्री पे कैसे हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज होने पे कैसे हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो। अच्छा देखो, मैंने उसको प्रोसेस वाइज आपको समझा दिया कि देखो सप्लाई जो है, ये ये है सप्लाई कर्व, हमेशा ग्राफ मुझसे स्ट्रेट नहीं बनती है। हाँ ठीक है, ये सप्लाई कर्व हुआ, और जस्ट मिनट, ठीक है, ये रहा हमारा डिमांड का, ठीक है एक से, हाँ, तो देखो ये रहा हमारा सप्लाई कर्व और ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब देखो जो सप्लाई कर्व है, मैंने क्या कहा था, अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो आप शिफ्टिंग दिखा सकते हो। प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो यहाँ पे अगर आपका ओरिजिनल प्राइस है तो फॉल होगा तो डिक्रीज होके यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम दूसरा बनाएगा, जो कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ये सिचुएशन जो था हमारा ओरिजिनल प्राइस, ये इक्विलिब्रियम हमारे लिए था, ठीक है। पर ये जो है डिक्रीज हो गया, किसकी वजह से, न्यू फॉर्म के एंट्री की वजह से, ठीक है। तो ये जो हम शो कर दे रहे हैं प्राइस के डिक्रीज को, ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज होके कहाँ पे आ जा रहा है, इसे हम मान रहे हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, से कम जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, स्टिल वी आर इन नॉट इन अ लॉस कंडीशन, ठीक है। बट ये जो है इस तरह से आप ग्राफ को शो कर सकते हो। मैंने एक अकेले अकेले मतलब एक एक प्रोसेस में आपके ग्राफ को ड्रॉ किया था, बट आप कंबाइन ही ड्रॉ करना मोस्टली, इतना अगर जब तक आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 20 मार्क्स में क्वेश्चन ना हो कि 20-25 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है, तब आप एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, और वहां पे भी टाइम नहीं है तो थ्योरी लिखना और कंबाइन ग्राफ ड्रॉ कर देना एज पर योर विश, ठीक है। चलो अब देखते हैं लॉस वाली सिचुएशन में क्या होगा। लॉस वाली सिचुएशन में लॉन्ग रन में हमने क्या देखा था कि फर्म यहाँ से अब एग्जिट करना शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक। तो अब लॉन्ग रन में वो क्या करती हैं, एग्जिट करना शुरू करती हैं, ठीक। तो एग्जिट जैसे ही करेंगी वैसे ही क्या होगा, हमारा सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज होने से क्या होगा, प्राइस जो है हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, फाइनली हम जो है कहाँ पे पहुंच जाएंगे, जहां पे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे, ठीक है। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे, मतलब प्राइस पी इक्वल टू एम सी इक्वल टू मिनिमम ए सी, ठीक है, मिन ए सी, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट कह लो इसको, या नॉर्मल प्रॉफिट कह लो, ठीक है, या नॉर्मल प्रॉफिट कह लो, ठीक। तो ये रही हमारी लॉस की सिचुएशन जिसको हमने समझा था, ठीक। अब देखो, अगर कंबाइन ग्राफ याद रखना हो तो हमने क्या देखा था कंबाइन ग्राफ में, वेट अ मिनट, इसी को रिफ्रेश करती हूँ मैं, वेट। देखो अगर कंबाइन ग्राफ में हम देखें प्रॉपरली, अगर हमें याद रखना है तो क्या क्या ग्राफ में याद रखना होगा। पहला तो देखो मार्केट का जो ग्राफ है वो याद रखो कि मार्केट का ग्राफ कैसा है, मार्केट का ग्राफ
एक सेकेंड। मार्केट का ग्राफ जो है वो इस तरह का है, जहां पे सप्लाई ये है और डिमांड ये है, और ये जो होगा हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइस शो करते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो है परफेक्ट कंपटीशन का, ये जो मार्केट का ग्राफ है, इसमें हमने क्या समझा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन में है, परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है, यहाँ मेनी बायर्स होते हैं, मेनी सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है कंज्यूमर को, ठीक है। अब दूसरा जो ग्राफ है मार्केट के ग्राफ के बाद, हमने देखा था फर्म के डिमांड ग्राफ को, ठीक है। फर्म की डिमांड ग्राफ जो है वो क्यों हमेशा हॉरिजेंटल होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन में तो प्राइस, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हॉरिजेंटल क्यों होती है, क्योंकि ये प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो है लॉन्ग रन की सिचुएशन हो परफेक्ट कंपटीशन की या शॉर्ट रन की, हमेशा जो डिमांड कर्व है वो क्या जाती है, हॉरिजेंटल चली जाती है, ठीक है। यार गड़बड़ हो गया। फर्म्स डिमांड की बात करें तो फर्म्स डिमांड में हमने एक तो मार्केट का ग्राफ देख लिया। अब फर्म्स डिमांड में देखा था हमने क्या, फर्म्स डिमांड में हमने हॉरिजेंटल देखा था कि हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है फर्म का, ठीक है। फर्म का क्या है, हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है। हॉरिजेंटल डिमांड कर्व में हमने क्या देखा था, क्यों हॉरिजेंटल डिमांड कर्व है, क्योंकि फर्म यहाँ पे क्या है, प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, ठीक है, प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR, ठीक। और उसके बाद हमने क्या देखा था, शॉर्ट रन की सिचुएशन देखी थी। तो अब देखो कंबाइन ग्राफ जो मैं तुम्हें कह रही थी कि आप ड्रॉ कर सकते हो, मैंने प्रोसेस आपको समझाया था। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट रन का कंबाइन ग्राफ देखो दिखाती हूँ, ठीक है। जो तीनों सिचुएशन है उनको कंबाइन करके किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो ये रहा। याद रखना इन तीनों सिचुएशन का ही ग्राफ है ये, जिसको मैंने इंडिविजुअली आपको समझाया था। तो यहाँ पे जो है हम ड्रॉ करेंगे क्या, आपका प्राइस स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन में होगा, शॉर्ट रन में भी प्राइस, ठीक। प्राइस जो है हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ठीक। इसके बाद जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो नीचे होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका यहाँ पे होगा नीचे, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। इसके बाद जो होगा हम ड्रॉ करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, जो कि प्राइस के एबव होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि आपके प्राइस के एबव होगा, ठीक है। एक सेकेंड, एवरेज टोटल कॉस्ट ड्रॉ करना है, जस्ट अ मिनट। ये रहा हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट। और हमने क्या समझा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, बढ़ता हुआ ही होगा, ठीक। क्योंकि हम जो है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारा बढ़ता हुआ रहेगा। और ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यू स्टार, ठीक है, क्यू स्टार, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो ग्राफ है वो किस चीज का, ये हो गया शॉर्ट रन का कंबाइन तीनों सिचुएशन का ग्राफ, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है अबव एवरेज टोटल कॉस्ट के शो हो रहा है। तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन जहां प्राइस अबव टोटल कॉस्ट के होगा तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है पहला सिचुएशन। दूसरा जो है एवरेज प्राइस जो है लॉक लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के, जहां पे लॉस है पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन, बट कंटिन्यू प्रोडक्शन, ठीक है। वही तीसरी सिचुएशन जो है प्राइस जो है लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के है, मींस यहाँ पे शट डाउन की सिचुएशन है। इसके लिए आप इन तीनों सिचुएशन के लिए अगर टाइम ना हो या शॉर्ट आंसर में लिखना हो तो आप शॉर्ट रन की ये कंबाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग रन में हो तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन करना, ठीक। वहीं अब लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन में एंट्री एंड एग्जिट की बात करें, तो फर्म जो है प्रॉफिट की सिचुएशन में हमने देख लिया कि एंटर करेगी तो सप्लाई बढ़ा देगी और प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। और वही अगर लॉस होगी तो एग्जिट करेगी, और एग्जिट करने से सप्लाई घटेगी, और सप्लाई घटने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ जाएगा तो फाइनली जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो होगा वो प्राइस इक्वल टू MC इक्वल टू मिनिमम AC पे होगा हमारा। कब होगा लॉन्ग रन की इक्विलिब्रियम,
तो अब देखो, अब लॉन्ग रन की मैं कंबाइन ग्राफ बता रही हूँ आपको, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो देखो फाइनली कब आएगा, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर एंड मिनिमम एसी के बराबर, ठीक है। एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है इक्वल जीरो, या जिसे कह सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में हमारा लॉन्ग रन जो है इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा कि आप यहाँ पे ड्रॉ किए प्राइस, ठीक, और उसके बाद हमने ड्रॉ किया एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ऊपर होगा प्राइस के लॉन्ग रन में। ये रहा प्राइस और ये रहा हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी, ठीक है, एटीसी रहा। और उसके बाद हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया अपना मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग, ठीक। और यहाँ पे जो है हमने शो कर दिया अपना क्यू स्टार ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। और ये है कॉस्ट यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो ये रहा कंबाइंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का ग्राफ, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है क्या करती है, अचीव करती है बोथ एलोकेटिव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिव इफिशियंसी। मतलब एलोकेटिव इफिशियंसी का मतलब क्या है, एलोकेटिव इफिशियंसी का मतलब जो है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हमने देखा ना शॉर्ट रन की सिचुएशन में प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पे जो है आइडल सिचुएशन माना गया प्रोडक्शन करने का। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है वो अचीव करता है एलोकेटिव इफिशियंसी भी एंड प्रोडक्टिव इफिशियंसी भी। प्रोडक्टिव इफिशियंसी का मतलब है आपका, प्रोडक्टिव इफिशियंसी का मतलब है प्राइस इक्वल टू मिनिमम एसी। और ये कब सिचुएशन होती है, प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर कब आ जाता है हमारा, लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में मीट होता है। अब आपका आ जाए एमसीक्यू, इसी इसी कॉन्सेप्ट पे इतनी एमसीक्यूज आ रखे हैं घुमा फिरा के कि दिमाग काम नहीं करता है कि ये पूछा कहाँ से है। तो पूछा बस इस कॉन्सेप्ट को याद रहेगा तो आप कर जाओगे, ठीक है। चलो थैंक यू।